नमस्कार दोस्तों, प्रबंधन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने बात की थी एसिड और बेस की। आज हम बात करेंगे पीएच। मैंने कल आपको पीएच छोड़ दिया था, पीएच के कुछ प्रश्न बताने थे मुझे। पीएच होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, उसकी खोज किसने की, है ना, और थोड़े बहुत उससे संबंधित तथ्य हैं कि लिटमस पर किस तरीके से हमको काम करना होता है। तो इन्हीं पॉइंटों के बारे में हमको बात करनी है। हम स्टार्ट करते हैं पीएच। सबसे पहले पीएच का मतलब क्या होता है, जो आप पीएच का अंदर समझते हो। पीएच का क्या मतलब होता है, पोटेशियम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और ये कहीं कहीं आपको ये पावर ऑफ हाइड्रोजन के नाम से भी होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हमें पीएच का फुल फॉर्म है। कभी आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो वही हमारे पीएच के नाम से यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब इसकी हम बात करते हैं खोज की। तो पीएच की खोज किसने की? तो पीएच जो है, पीएच स्केल जिस पर आप नापते हो, उस स्केल की खोज करने वाले कौन है? एचपी लॉरेंस। तो एचपी लॉरेंस के द्वारा पीएच स्केल की खोज की गई। अब हम बात करते हैं इसमें होता क्या है पीएच। तो पीएच पर स्केल पर एक वैल्यू होती है, इसको हम पीएच वैल्यू कहते हैं। और पीएच वैल्यू किस तरीके से काम करती है, किसी पदार्थ में कोई भी पदार्थ है उसका एसिड या बेसिक नेचर पहचानने के लिए हम पीएच वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर डेफिनेशन के रूप में लिखा है, पीएच वैल्यू क्या होता है, किसी पदार्थ की अम्लता और क्षारीयता का माप है, क्या है? पीएच वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम, पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल वह स्केल होता है जो किसी भी विलयन यानी कि सॉल्यूशन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, मतलब सीधी भाषा में अगर आप बात करोगे तो किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन ज्ञात करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो पीएच स्केल क्या होता है, जो किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन ज्ञात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ जो पीएच की हम बात कर रहे हैं, हम लोग इस तरीके से पीएच वैल्यू लिख लेते हैं। तो इसमें पी का फुल फॉर्म क्या है? ये तो हाइड्रोजन आई गया हमारा। तो पी को हम क्या बोलते हैं? पी एक इंडिकेटर के रूप में काम करता है, क्या है? एक सूचक है। तो किसका सूचक है? पीएच में पी जो है सूचक है, और इसका ये क्या है? कोसांस, इसको ये बोलते हैं पोटेंज। तो पी क्या है? पी एक पोटेंज है जो जर्मन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? जर्मन, और इसका अर्थ कहता है पावर। इसीलिए हम बोलते हैं पीएच का फुल फॉर्म क्या बोलते हैं? पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? जो हम यहाँ बात कर चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये स्केल के बारे में। तो इस स्केल पर एक पैमाना होता है जो 0 वैल्यू से लेकर हमारे 14 तक चलता है। तो यहाँ पर हम कितना काम कर सकते हैं? 0 से लेके 14 तक। तो इस स्केल में 0 से 14 तक की पीएच वैल्यू ज्ञात की जाती है। क्लियर? नेक्स्ट, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जितनी अधिक होगी उतना उसका पीएच वैल्यू कम होगा। ठीक है, दोबारा से सुने, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। क्लियर? और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, पीएच log 1/3O+। तो आपको ये भी कहीं शायद लगा मिल जाए, इसलिए मैंने आपको यहाँ नोटिफाई कर दिया। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी स्केल पर। तो ये वैल्यूएशन यहाँ पर स्केल दी है, ये हमने ये पीएच स्केल बनाई है। हमें क्या बोला होगा? 0 से लेकर 14 तक इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये 0 से स्टार्ट हुआ यहाँ पर और ये 14 तक। तो 0 से लेके अपना ये चलेगा 7, मतलब 7 से जिस वैल्यू कम होगी वो वैल्यू हमारी कौन सी होती है? अम्लीय या एसिडिक।
और 7 से अधिक वैल्यू वाली होती है उसको हम बोलते हैं क्षारीय या बेसिक इन नेचर। क्लियर? तो बचा हमारा 7 और ये 7 होता है हमारा उदासीन और इसको बोलते हैं हम न्यूट्रल। क्लियर? अब जैसे जैसे आप यहाँ 7 से इधर 0 की तरफ बढ़ोगे तो आपकी क्या है, अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाती है। क्या होता है, 7 से आप इस साइड बढ़ोगे, 0 की तरफ चलोगे तो आपका एसिडिक नेचर बढ़ता हुआ मिलेगा आपको। ठीक है? इस कारण H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन में वृद्धि होती है। सेम चीज यहाँ पर है, अगर हम यहाँ से 8 से इस टाइम मूव करेंगे 14 की तरफ, 0 से यहाँ से 7 से, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर बढ़ती हुई क्षारीय, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, बेसिक नेचर बढ़ता जाता है। ठीक है? वैसे भी हम बात कर चुके हैं 0 से लेकर 7 तक की कम वैल्यू होती है हमारी, वो क्या होती है, एसिड, और यहाँ पर बेस। क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं। अम्ल तथा क्षार की शक्ति पावर मिलियन में क्रमशः H पॉजिटिव आयन और OH पॉजिटिव आयन की संख्या पर निर्भर करता है। क्या है पॉइंट, एसिड और बेस की पावर जो है वो किस पर डिपेंड करती है, तो वाटर में जो सोल्यूबल आयंस होते हैं H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयंस, इनकी संख्या पर निर्भर करती है वो किस तरीके से यहाँ पर एसिड होगा, किस तरीके से बेसिक होगा। ठीक है? जितनी ज्यादा संख्या में H पॉजिटिव आयन क्रिएट होंगे, उत्पन्न होंगे, तो उसको हम बोलेंगे प्रबल अम्ल। वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। जबकि H पॉजिटिव आयन जितनी कम संख्या में उत्पन्न होंगे वो कहलाएगा हमारा दुर्बल अम्ल या वीक एसिड। और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड की हम बात पहले कर चुके हैं लेक्चर में, इससे पहले वाला लेक्चर आप देख लेना। फिर कुछ यहाँ पर पॉइंट है आपसे संबंधित, यहाँ पर H पॉजिटिव आयन की सांद्रता बार बार बता रहे हैं यहाँ पर, सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन। तो जैसे ही आपकी H पॉजिटिव आयन में सांद्रता में परिवर्तन होगा, उसके साथ में ही pH वैल्यू की में भी परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है एसिड और बेसिक सॉल्यूशन को पहचानने के लिए, कौन सा सॉल्यूशन एसिड है, कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है, इसको पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, लिटमस पेपर का यूज करते हैं। और उसी से संबंधित बात भी हम कर चुके हैं नेक्स्ट टॉपिक में, फिर भी आपको एग्जांपल बताएंगे। क्या है, एसिड। अगर आपने क्या किया, एसिड वाले सॉल्यूशन पर ब्लू लिटमस पेपर पर अगर आपने एसिड सॉल्यूशन डाला तो वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज कर कर कैसा कर देगा, रेड। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर रहे हैं भस्म या क्षार जो होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में समाप्त कर देता है या कन्वर्ट कर देता है उसको। पीएच मान में इससे ज्यादा प्रश्न नहीं आती है ना, जितने भी प्रश्न आ सकते थे मैंने आपको, या जितने भी प्रश्न अभी तक देखे गए मैंने सारे प्रश्नों को कलेक्शन करके आपको बताया है। अब हम बात करते हैं लवण की। लवण होता क्या है, एक आध दो छोटे छोटे प्रश्न हमारे यहाँ से भी आते हैं, तो इसलिए बात करते हैं लवण। लवण एक्चुअली होता क्या है, लवण यानी कि सॉल्ट। और कैसे होता है ये लवण, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, लवण एक यौगिक है और वो यौगिक किस चीज से बनता है उसकी हम बात करते हैं। लवण क्या है, अम्ल और क्षारों के बीच में जो रिएक्शन कराई जाती है, अम्ल और क्षारों के बीच में जो अभिक्रिया होती है उससे जो प्राप्त होता है यौगिक, अम्ल और क्षारीय अभिक्रियाओं से प्राप्त यौगिक को हम लवण कहते हैं। क्लियर? देखते हैं, NaOH को आपने HCl के साथ में अभिक्रिया कराई, क्या मिलेगा आपको, ये मिल गया आपको NaCl लवण, और ये एस्टर सेपरेट हो गए। ठीक है? अब जानकारी लेते हैं इसकी क्या है कि लवण ये कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। तो इनको हमने दो कैटेगरी में बांटा है। ठीक है? एक है सिंपल यानी कि साधारण लवण, दूसरा है द्विक लवण, ये डबल सॉल्ट बोला जाता है इसको। ये होते क्या है, तो सिंपल की बात करते हैं, साधारण लवण होता क्या है, तो किसी भी अम्ल की क्षारक, किसी भी अम्ल की क्षारक से अभिक्रिया कराने पर एसिड है उसकी आप इसके साथ में बेसिक के साथ में कोई अभिक्रिया कराओगे तो उसके बाद जो लवण प्राप्त होता है उसी को हम बोलते हैं साधारण लवण या सिंपल लवण। तो सिंपल सॉल्ट होता क्या है, एसिड की बेसिक के साथ में अभिक्रिया कराने पर जो हमको मिलता है, जो प्राप्त होता है लवण, वह हमारा कहलाता है साधारण लवण और सिंपल लवण।
ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, NaCl, KCl, FeCl और KNO2, ये सारे एग्जांपल्स किसके, हमारे सिंपल सॉल्ट्स के। इधर हम दूसरी तरफ बात करते हैं इसकी द्विक्लबर, और ये हमारा कहलाता है डबल सॉल्ट। और ये क्या होता है कि दो सामान्य लवणों, यानी कि इसके जो बता रहे हैं, दो सामान्य लवणों के संयोजक से बने ठोस यौगिक, इस चीज को ध्यान रखें, कौन सा, ठोस यौगिक को हम द्विक्लबर कहते हैं। क्या कहा जाता है, डबल सॉल्ट। और इसका एग्जांपल पोटास, फिटकरी, काफी सारा बड़ा है, इसको याद नहीं रखना आपको, ये एग्जांपल ये देख लेना बस। पोटास, फिटकरी क्या है, इसका एग्जांपल है ये द्विक्लबर का। अब बात हम करते हैं लवण या सॉल्ट से संबंधित कुछ छोटे मोटे प्रश्न हमसे कभी पूछे गए हैं, तो उन प्रश्नों को हम एक एक तरीके से बात कर लेते हैं। एक था यहाँ पर लिटमस के बारे में। तो लिटमस जैसे पदार्थ जो अम्ल और क्षार के साथ साथ भिन्न भिन्न रंग देते हैं, उनको क्या कहते हैं, तो एक्चुअली कहते हैं उनको सूचक। सीधा भाषा में बात करें तो ये सूचक होता क्या है, सूचक वही है जो लिटमस पेपर के साथ में एसिड और बेस के कलर, अलग अलग कलर दे दे, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, इंडिकेटर, सूचक। और ये अम्ल क्षारक सूचक के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं, अम्ल और क्षारक के बीच में परस्पर अभिक्रिया होने पर जो लवण और जल बनता है, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीकरण। अम्ल और क्षारक के बीच में जो अभिक्रिया होती है, उसके द्वारा हमको जो सॉल्ट प्राप्त होता है, वो कौन सी प्रक्रिया से होता है, न्यूट्रलाइजेशन। क्या होता है ये, उदासीनीकरण का मतलब होता है न्यूट्रलाइजेशन। और ये होता क्या है, किसी प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड या दुर्बल क्षार, है ना, वीक बेस की बात हो रही है, किसी भी प्रबल अम्ल या किसी दुर्बल क्षार से न्यूट्रलाइजेशन, उदारीकरण करने की अम्लीय करोगे, क्या प्राप्त होगा आपको, अम्लीय लवण, एसिडिक सॉल्ट प्राप्त होगा। नेक्स्ट है, तो एक बार पूछा गया सोडियम एसीटेट क्या है, अम्लीय लवण है या क्षारीय लवण है। सोडियम एसीटेट कैसा है, क्षारीय लवण है, ध्यान रखें, ऐसे ही पूछा जाता है। नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl क्या है, तो ये अम्लीय लवण है। ये दोनों ही चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें इसको। अम्लीय लवण का एग्जांपल कौन सा, अमोनियम क्लोराइड क्या है, अम्लीय लवण है, और सोडियम एसीटेट क्या है, क्षारीय लवण। नेक्स्ट पर आ गया यहाँ पर NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड को हम टेबल सॉल्ट के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, टेबल सॉल्ट। तो सोडियम क्लोराइड जो है वो टेबल सॉल्ट के नाम से जाना जाता है, और इसी को हम चट्टानी नमक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चट्टानी नमक। तो चट्टानी नमक और सोडियम क्या है, सोडियम क्लोराइड एक ही चीज है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो भी हमारा वॉशिंग सोडा है, उसी का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हमसे सीधी भाषा में कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को हम किस नाम से जानते हैं, है ना, तो क्या है, वॉशिंग सोडा। जब वॉशिंग सोडा को हम किस नाम से जानते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट। और ये कैसा है, ये एक क्षारीय लवण है। कैसा है, क्षारीय। नेक्स्ट है एक पोटेशियम नाइट्रेट के बारे में भी आता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं, KNO3। तो पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं उर्वरक, फर्टिलाइजर बनाने में, कांच की इंडस्ट्री से जो है उद्योग में, गन पाउडर में, आतिशबाजी बनाने में, आदि चीजों में बनाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये दोनों ही टॉपिक हमारे अच्छे से हो गए हैं। जितने भी प्रश्न बन सकते थे मैंने कोशिश किया आपके लिए, है ना। तो एक बार अच्छे से इसको देख लें, अच्छे से समझें, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे दूसरे प्रश्न, ठीक है।